आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 का हम नोट्स करेंगे। तो वैसे तो आपका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने एंटरप्राइजेस के बारे में कवर किया था। आपका सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, सारे के मेरिट्स, लिमिटेशंस, फीचर्स हमने सब कुछ किया था। उसके बाद हमने जो जॉइंट हिंदू फैमिली उस चीज़ को कवर कर लिया था। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारा पार्टनरशिप भी उसमें कवर हो गया था, जनरल पार्टनरशिप, और उस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारा टॉपिक जो है कर लिया था। तो आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो उसमें आपके प्राइवेट पब्लिक सब कुछ करेंगे। खैर अभी तो फिलहाल हम तो सबसे पहले बात करेंगे आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। तो इस सबसे पहले हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड बाई सम पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव एंड इक्वालिटी टू सेफगार्ड देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली लोग अपनी इच्छा से इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें कुछ मतलब कि जो भी है ना, इसमें मान लो 10 लोगों ने मिलकर पूरा क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। बट यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने स्वयं सहायता समूह का नाम तो सुना होगा, जो गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि लोग थोड़े से पैसे जमा करते हैं। उसके अलावा इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो बैंक है ना, गवर्नमेंट बहुत ही इजीली लोन दे देती है, जिससे कि क्या कर सकते हैं, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर एक दूसरे जितने भी सारे मेंबर एक दूसरे के बेनिफिट के लिए करते हैं। अगर जैसे आप बात करते हैं वहाँ पर 10 मेंबर है, उसमें से किसी एक पर्सन को अपने किसी पर्सनल काम के लिए किसी पैसे की ज़रूरत है, तो क्या कर सकता है, सारे 10 लोग जमा करके क्या करेंगे, इस इंसान को पैसे देंगे और बाद में क्या करेगा, कम रेट पे पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर मतलब जो है सोसाइटी के अपने ग्रुप के लोगों के मतलब इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर्स है वॉलंटरी मेंबरशिप। एवरीवन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट इज फ्री टू जॉइन कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पर्पस होता है, अगर आपको भी उसमें इंटरेस्ट है तो आप एकदम फ्री हो कि आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं लीगल स्टेटस के बारे में। तो इट्स रजिस्ट्रेशन बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके बाद ही इसे एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिलती है। थर्ड क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा फीचर है वो लिमिटेड लाइबिलिटी का है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इन सबको अच्छी तरीके से कि लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है और अनलिमिटेड। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी वो सिर्फ इतनी ही लिमिटेड होती है जितना उसने कैपिटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई उसका लेना देना नहीं होता। फोर्थ क्या है, कंट्रोल के बारे में अगर बात करें तो इनका जो मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है एक मैनेजिंग कमेटी को दिया जाता है, और जिसको कौन चुनते हैं, सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं सब वोटिंग के हिसाब से किसी एक पर्सन को चुनते हैं, और वही वो सारा का सारा जो मैनेजमेंट है उसे कंट्रोल करता है। फिफ्थ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सर्विस मोटिव होता है। यहाँ पर जो मेन एम होता है, सर्व इट्स मेंबर एंड नॉट टू मैक्सिमम। मेन जो इनका मकसद होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मकसद ये होता है कि अपने मेंबर्स को जितना भी हो सके हम सर्व करेंगे। इनका मेन मकसद ये नहीं होता प्रॉफिट कमाना, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करना मेन इसका मकसद होता है। तो सबसे पहले जब हमने करा इसके फीचर्स, उसके बाद हम कर लेते हैं मेरिट्स। तो मेरिट्स के बारे में बात करें तो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन है बहुत ही इजी होता है। सिर्फ मिनिमम मतलब 10 लोगों की आवश्यकता होती है। इसमें 10 ऐसे लोग जिनकी जो ऑब्जेक्टिव है सेम है, तो वो क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन उनको जो है रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन करवाना यहाँ पर कंपलसरी है। बट इसमें ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप कंपनी में देखोगे ना, कंपनी में रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे क्रिएट होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप इजीली इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है ड्यू टू रजिस्ट्रेशन इट्स, क्योंकि जैसे किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। अब इसमें क्या होगा, किसी एक पर्सन की, किसी एक मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, पागलपन में हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। थर्ड जो इसकी मेरिट्स हैं वो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। फोर्थ क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड चीपर रेट। मतलब जो भी अगर पर्टिकुलर जो भी मान लो कि उन लोगों ने क्या खोला, एक ऐसा बिजनेस खोला जिसमें वो क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सोसाइटी क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। उन्हें गुड कैसे सप्लाई करते हैं, चीपर रेट में। जैसे मार्केट में और लोगों को तो वो नॉर्मल प्रॉफिट पे करेंगे, लेकिन अपने मेंबर्स के लिए वो क्या करते हैं, चीप रेट पे उसको प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब जो भी उनके मेंबर्स होते हैं उनको काफ़ी एक दूसरे को बेनिफिट देना होता है। फिफ्थ नंबर है, गवर्नमेंट इनमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा देती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट बाई गिविंग, इसमें मतलब जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको लोन हमेशा कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज़ भी देती है, और इसके अलावा जो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उन पे गवर्नमेंट टैक्स भी कम चार्ज करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। हालांकि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है।
बात करते हैं अब लिमिटेशन के बारे में। तो हर चीज़ में जब मेरिट्स है तो ऑफकोर्स लिमिटेशन भी होंगे कुछ ना कुछ। तो लिमिटेशन के बारे में बात करें, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इट सफर्स फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज़ यूजली फॉर्म्ड बाय पीपल विद लिमिटेड। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल की कमी इसलिए होती है क्योंकि यूजली ये वो लोग बनाते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत कम पैसे होते हैं, मतलब गरीब लोग ही, आपने सुना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमीर लोग तो ऑफकोर्स कंपनी पार्टनरशिप एंड ऑल खोलते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो जाता है। सेकंड क्या है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इसे मैनेज कौन करता है, इलेक्टेड मेंबर जो भी चुने जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फैमिली से, बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस या फिर कॉम्पिटेंट फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे मैनेजरियल नॉलेज जो है उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से ये सोसाइटी जो है इफेक्टिवली तरीके से नहीं चल पाता। थर्ड जो लिमिटेशन है वो लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई भी जो आपका कंपनी में जो भी एनुअल रिपोर्ट है उसका और इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स है वो आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है एनुअल रिपोर्ट्स। तो इस वजह से जो भी बिजनेस का सीक्रेट है वो क्या होता है, पब्लिकली सबको पता चल जाता है। फोर्थ क्या, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अब क्योंकि गवर्नमेंट आपको इतना फायदा दे रही है तो ऑफकोर्स वो कंट्रोल तो करेगी, तो इस वजह से गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉलो करने पड़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, धीरे धीरे क्या होता है मेंबर्स के बीच में, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी से लोग आते हैं, अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स होते हैं, धीरे धीरे क्या होती है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाता है और जिस वजह से ये जो है अल्टीमेटली इस पोजीशन पे आ जाता है कि इसे बंद ही करना पड़ता है। तो ये सारी लिमिटेशन अगर बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता क्योंकि मेंबर काम करते हैं तो यहाँ पर बेनिफिट किसी एक पर्सन को तो होता नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस करेगा तो जितना फायदा होगा उसका, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है। तो इस वजह से मोटिवेशन की कमी होती है, इस वजह से लोग जो है अपने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ही प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी सब कुछ पढ़ेंगे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पता कर लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबसे पहली बात तो इसमें भी वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जिसमें लोग अपनी मर्जी से इसमें एसोसिएट करते हैं, लेकिन इसमें जो भी कंपनी बनती है उसकी कैसी बनती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, एक बार बन गया तो हमेशा चलते रहेगा और इसका इवन खत्म भी होगा तो लॉ के अकॉर्डिंग ही खत्म होता है। कॉमन सील होती है, यहाँ पर जो भी कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर बनाया जाता है तो वो चीज़ काफ़ी कंपलसरी होता है। और उसके बाद इसके जो कैपिटल है उसको डिवाइड कैसे किया जाता है, शेयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले कंपनी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी को ना हमेशा क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट आपको याद रखना है कि 1956 के अंदर कोई भी कंपनी बनता है तो उसको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। सेकेंड क्या है आपका, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इट इज़ क्रिएटेड बाई लॉ एंड इट इज़ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। मतलब एक बार कंपनी बन गई तो उसके बाद जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंपनी चालू हो जाती है, तो क्या होता है इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है अपने मेंबर से अलग। इवन कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी खुद किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, कंपनी जो है किसी के अपने नाम पे किसी को फाइल शूट कर सकती है, किसी पे केस फाइल कर सकती है और इवन दूसरे लोग भी कंपनी के नाम पे केस फाइल कर सकते हैं। थर्ड है आपका परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कि जो कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस जो है हमेशा बना रहता है, किसी भी मेंबर की चाहे डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर बात करें कंपनी की लाइफ पर, ये खत्म हो तो सकता है लेकिन इसके लिए भी पूरा लीगल प्रोसीजर है कंपनी एक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग इसे खत्म किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द लाइबिलिटी ऑफ जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, सिर्फ उतना ही जितना भी उन्होंने शेयर लिया हुआ है, तो उसकी जो भी नॉमिनल वैल्यू वहीं तक उनकी लाइबिलिटी है, बाकी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बात नहीं जाती है। फिफ्थ पॉइंट जो है आपका कॉमन सील, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स है, इट इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर। एक कंपनी की एक ऑफिशियल सिग्नेचर बनाई जाती है और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं कंपनी के उस पर हर किसी पे क्या किया जाता है, अफिक्स किया जाता है। तो किसी भी कंपनी को बनने के लिए उसमें एक कॉमन सील की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये दोनों तो आपको स्पेशली हेड पॉइंट में याद रखना है। बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। तो मेरिट सबसे पहला तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसको एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक सो आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ पे शेयर्स होते हैं बहुत ही ईजिली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं कि अगर एक पर्सन ने शेयर खरीदा, अब उसको मन नहीं है, उसके पास पैसे कम है, तो वो क्या करेगा, अपना शेयर किसी और को बेच देगा और फिर वो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है।
थर्ड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर कंपनी बहुत अमाउंट में कैपिटल जो है कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? और इन्वेस्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, या इवन ट्रांसफर भी बहुत ईजिली कर सकते हैं, और उसके बाद चांसेस होते हैं हाई रिटर्न के। तो इस वजह से यहाँ पर जो बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। एग्जाम्पल आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री है, जो कि शुरू हुआ था इतने छोटे से स्टेज पर, और आज जो है वो इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, और यहाँ तक कि वर्ल्ड में भी टॉप 10 कंपनीज के अंदर वो इंक्लूड की जाती है। फिफ्थ है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पर कंपनी जो है इतना सारा कैपिटल है, इतना सारा कुछ है, तो इसलिए वो अफोर्ड कर सकती है अलग अलग तरीके से क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की, हर फील्ड में अलग अलग एक्सपर्ट्स को क्या कर सकती है, हायर कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगी और उनका मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन होगा। अब बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है कि इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है फुलफिल करना पड़ता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। लैक ऑफ सिक्रेसी यहाँ पर भी बना नहीं होता, क्योंकि पब्लिक को एनुअल रिपोर्ट जो है पब्लिश कराना पड़ता है, ताकि उनके शेयर होल्डर को पता चल सके। थर्ड क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, जो मैनेजमेंट का काम कुछ एक आध मतलब कुछ जो भी ग्रुप लोगों को दिया जाता है, तो उनको तो जिनको काम दिया हुआ है करने का, उनको तो सैलरी मिलता है, तो उनको प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब होता है सैलरी से, जबकि शेयर होल्डर को मतलब होता है प्रॉफिट से, जबकि शेयर होल्डर वहाँ पे काम नहीं करता। तो यहाँ पर मोटिवेशन जो है दोनों को इनडायरेक्टली मिल नहीं पाता, तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर लिमिटेशन निकल कर आती है। फोर्थ क्या होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो पूरा क्या होता है, मीटिंग्स बनाई जाती है, सारे शेयर होल्डर को बुलाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाए जाते हैं, तो जिसमें क्या होता है, इस वजह से काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो है उसे कंप्लीट करनी पड़ती है, जिस वजह से क्विकली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। फिफ्थ क्या है, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। वैसे तो कंपनी को कहा जाता है कि इसे डेमोक्रेटिकली मैनेज करते हैं, सबको बुलाए जाते हैं, बट एक्चुअली में इसे ना कुछ ही लोग मैनेज करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सम टाइम वो ऐसे भी डिसीजन ले लेते हैं ताकि उनका जो सिर्फ और सिर्फ उनके पर्सनल इंटरेस्ट में होता है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता कि शेयर होल्डर क्या चल रहा है, कंपनीज की क्या इंटरेस्ट है। तो कभी कभी जो है ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है जो कि वो भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके जो कंपनीज है आपके 2 टाइप्स के हैं। तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग ने हमने कंपनी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है, प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक कंपनी। तो दोनों को आपको याद करना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को इन लोगों ने दोबारा डिफाइन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको याद करना है। तो बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनीज एक्ट आया उसमें सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर शेयर। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी में जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे, मिनिमम तो 2 होंगे, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पर 200 हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। थर्ड क्या है, पुट्स। ये क्या करते हैं, ये आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हैं शेयर्स के लिए, पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हैं डिपॉजिट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद इनके पास जो भी प्राइवेट कंपनी होता है उनके पास मिनिमम पेड अप जो शेयर कैपिटल होना चाहिए वो 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में, तो इसका सेक्शन 271 है, कंपनीज एक्ट वही 2013 है। तो इसमें क्या कहता है कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, और एक पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसमें शेयर आप ट्रांसफर कर सकते हो। जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें और प्राइवेट कंपनी में जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है वो 200 है, जबकि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ये अपने शेयर्स को डिवेंचर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फोर्थ पॉइंट उसी तरीके से पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपीज़। और प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो 1 लाख रुपीज़। तो दोनों को अच्छी तरीके से याद करना है। अगर कभी आपसे डिफरेंस पूछ रहे तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको डिफरेंस में दिखा देना है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको काफ़ी लंबे चौड़े, आपने सिलेबस में देखा होगा बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ वो है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी मीन्स ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एंड स्टार्टिंग इनटू इट्स बिजनेस। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की सिंपल सी मतलब क्या है कि कंपनी को क्या करना है, उसके एग्जिस्टेंस मिला देना और उसका बिजनेस जो है वो शुरू कर देना। इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूडेड है, जैसे पहला आपका प्रमोशन है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। तो प्रमोशन में क्या करते हैं, सिंपली बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को कंसीव करते हैं और वहाँ से आइडिया लेते हैं किस तरीके से मतलब कंपनी को करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। जब भी आप कंपनी शुरू करोगे तो उसका नाम तो दोगे ना, तो उसके लिए एक नाम का अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहले से ही किसी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। और
इवन मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम सिग्नेचरीज को फिक्स करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, प्रोफेशनल्स को अपॉइंटमेंट करते हैं। ये सारा जो काम है वो प्रमोशन जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद सेकेंड होता है आपका इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंडर क्या कराते हैं, हम कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। थर्ड उसके बाद हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो दोनों पॉइंट्स है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, बाकी प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो इन्हीं दोनों के बाद उनका बिजनेस शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पब्लिकली सबको बुलाते हैं शेयर्स के लिए, डिवेंचर्स के लिए। उसके बाद हमारा क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं, जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी मिलता है पब्लिक कंपनी के केस में। उसके बाद जो आपके एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी आप कंपनी को खोल रहे हो तो वहाँ पर आपका MOA है एंड AOA है, तो दोनों में आपको डिफरेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ जो आपका एसोसिएशन है वो क्या करता है, डिफाइंस करता है किसी भी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सारे के सारे रूल्स बताते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को हम किस तरीके से अटेन करेंगे। पोजीशन के बारे में बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो आपका सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। रिलेशनशिप के केस में बात करें तो ये क्या करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप डिफाइन करता है कंपनी और आउटसाइडर के बीच में, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है मेंबर्स और कंपनी के बीच में रिलेशन को डिफाइन करते हैं। नेसेसिटी के बारे में बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका नेसेसरी होता है जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं, जबकि इसमें अगर बात करें पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी नहीं है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए जो ये आपका नेसेसरी है। फिफ्थ पॉइंट का है अल्टरेशन। आपका जो मेमोरेंडम ऑफ आपका एसोसिएशन है उसमें इजीली आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है। जबकि अगर बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो उसमें इजीली आप उसमें बदलाव कर सकते हो, सिंपल आपको स्पेशल रेजोल्यूशन एक पास करना होगा। उसके बाद लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिससे आपको क्वेश्चन, वैसे भी आपको बिजनेस स्टडी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं पॉइंट्स वाइज आपको आंसर देना है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास से ही बता रही हूँ। तो सबसे यहाँ पर देख लेते हैं चॉइस ऑफ फर्म्स, कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम किसके अकॉर्डिंग चॉइस करें कि हमें कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो ये बहुत ही अलग अलग पॉइंट्स है, उसके लिए मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप कभी भी ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेना है, तो उस डिसीजन से पहले आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। तो पहला क्या है, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप तो काफ़ी लीस्ट एक्सपेंसिव है, उसको शुरू करने में कोई एक्सपेंस है ही नहीं भाई, जो भी लगाओगे आपका कैपिटल है। उसके बाद हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के, जबकि वहीं बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो अगर हम बात करेंगे कि भैया बिजनेस शुरू करने में कौन सा सही है, तो सिंपल सी बात है सोल प्रोप्राइटरशिप है। वही अगर हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में, तो लाइबिलिटीज़ के केस में आपका कौन सा केस होगा, कंपनी, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गया, गलती से हमारा बिजनेस डूब गया तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। लेकिन कंपनी में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में हम क्या करेंगे, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना चाहिए। बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी के केस में, तो कॉन्टिन्यूटी के केस में बात करते हैं तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, ल्यूनेसी हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो वहीं पे वो खत्म हो जाता है। लेकिन वही बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज के बारे में, तो यहाँ पर बिजनेस बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, किसी की डेथ भी हो जाए। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग देखें तो ऑफकोर्स हमारा कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी मच बेटर होगा। फोर्थ क्या है, मैनेजरियल नीड। और सोल प्रोप्राइटरशिप में और या फिर जॉइंट फैमिली बिजनेस में एक्सपर्ट ओपिनियन को हम अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इतना कैपिटल नहीं होता, लेकिन कंपनीज क्या है इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है। तो सपोज करो आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैनेजरियल नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें ऑफकोर्स आप कंपनी को पसंद करोगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल कंसिडरेशन के बारे में बात करें तो बिजनेस ऐसा है बिजनेस जो इसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वो कंपनी शुरू करेंगे, जबकि जिसमें छोटे थोड़े मोटे पैसे की जरूरत है उसमें क्या कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप से वो शुरू किया जा सकता है। सिक्स क्या है, कंट्रोल को लेकर बात करते हैं। अगर डायरेक्ट कंट्रोल और क्विक डिसीजन के बारे में बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप को पसंद किया जाएगा, जबकि अगर कंट्रोल को शेयर करना है तो यहाँ पर कंपनी को प्रेफर किया जाएगा। सेवंथ क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। इफ द वर्क रिक्वायर्स, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें पर्सनल अटेंशन की जरूरत है तो वहाँ पर हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप सही होगा, जबकि कुछ ऐसा यूनिट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वहाँ पर आप या तो कंपनी फॉर्मेशन करोगे या फिर पार्टनरशिप फॉर्मेशन करोगे। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर भी फिनिश होता है। तो इसी के साथ सपोर्ट आपको करना है बहुत ज़्यादा, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस तरीके की वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे।